नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधा मौर्य आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बहुचर्चित कवि उदय प्रकाश की बहुचर्चित कविता तिब्बत पर बात करेंगे। कवि उदय प्रकाश की इस कविता पर उन्हें 1980 का भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला था। इस कविता का मुख्य विषय विस्थापन है। विस्थापन यानी हटाना, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु का परिवर्तन या स्थापित होना विस्थापन कहलाता है। इस कविता में तिब्बत में आज की सामाजिक समस्याओं एवं परिवर्तनों पर चर्चा है। इसमें एक विस्थापित की मानसिक चिंता, पीड़ा और संतरास को स्पष्ट किया गया है। वस्तुतः तिब्बत चीन की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया और यहाँ पर नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन होने पर तिब्बत शरणार्थी बनते गए। चीन द्वारा तिब्बती लोगों पर बहुत अत्याचार किए गए और वे एक सम्मानजनक जीवन की खोज में भारत की राजनीतिक शरण लेने को बाध्य हैं। यह कविता दरअसल बहुत सरल सी कविता है, पर यह बहुत व्यापक अर्थ में विस्थापन की पीड़ा, बेघर एवं बेवतन होने की पीड़ा को उकेरती है। यह कविता वस्तुतः कवि के स्मृतियों, बचपन की घटनाओं एवं अनुभवों की पैदाइश है। उन्होंने बचपन में पहली बार गांव में लामाओं को देखा था। उनके पिता ने उन्हें बताया था कि लामाओं के देश तिब्बत पर चीन ने हमला कर दिया था और वे यहाँ से भागकर शरणार्थियों के रूप में यहाँ रह रहे थे। अचानक एक दिन किसी लामा की मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार लेखक के घर के निकट सोन नदी में किया जाता है। लेखक स्वयं कहता है, मैं नहीं जानता लामा मृतक का अंतिम संस्कार किस प्रकार करते हैं। उसे दफनाते हैं, जलाते हैं, पारसियों की तरह शव को छोड़ देते हैं या नदी में बहा देते हैं। लेकिन मुझे इतना ज़रूर लगता है कि अपने घर और देश से हजारों मील दूर जब कोई तिब्बती किसी और पराये देश में मरता है तो अंतिम संस्कार के समय लामा जो प्रार्थना करते हैं या मंत्र पढ़ते हैं तो वो असल में ध्यान से सुना तो और कुछ नहीं, एक विलाप जैसा कुछ होता है, बहुत मार्मिक, भीतर तक बेद डालने वाला, व्याकुल कर देने वाला। यह कविता एक अबोध बालक द्वारा, जो स्वयं कवि उदय प्रकाश ही हैं, लामाओं यानी तिब्बत वासियों की पीड़ा को सहज आत्मीय ढंग से अभिव्यक्त करती है। चलिए अब सबसे पहले कविता का एक बार रसास्वादन कर लिया जाए। कविता तिब्बत, कवि उदय प्रकाश। तिब्बत से आए हुए लामा घूमते रहते हैं, आजकल मंत्र बुदबुदाते, उनके खच्चरों के झुंड बगीचों में उतरते हैं, गेंदे के पौधों को नहीं चढ़ते। गेंदे के एक फूल में कितने फूल होते हैं पापा? तिब्बत में बरसात जब होती है तब हम किस मौसम में होते हैं? तिब्बत में जब 3 बजते हैं तब हम किस समय में होते हैं? तिब्बत में गेंदे के फूल होते हैं क्या पापा? लामा शंख बजाते हैं पापा? पापा लामाओं को कंबल ओढ़कर अंधेरे में तेज तेज चलते हुए देखा है कभी? जब लोग मर जाते हैं तब उनकी कब्रों के चारों ओर सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं लामा। वे मंत्र नहीं पढ़ते, वे फुसफुसाते हैं, तिब्बत तिब्बत तिब्बत, तिब्बत 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 तिब्बत, और रोते रहते हैं रात रात भर। क्या लामा हमारी तरह ही रोते हैं पापा? इस कविता में हम देखते हैं कि एक बच्चे की ओर से कवि सवाल करता है और यह सवाल बच्चा अपने पिता से कर रहा है। ये सभी सवाल शिशु सुलभ स्वाभाविक जिज्ञासाएं हैं, पर व्यापक अर्थ में इनका जवाब बहुत ही जटिल है। कविता की शुरुआत होती है, तिब्बत से आए हुए लामा घूमते रहते हैं, आजकल मंत्र बुदबुदाते, उनके खच्चरों के झुंड बगीचे में उतरते हैं, गेंदे के पौधों को नहीं चढ़ते। यानी कि तिब्बत से आए हुए तिब्बती निवासी लामा के क्रियाकलाप से इसका प्रारंभ होता है। वे इधर उधर घूमते रहते हैं और मंत्र उच्चारित करते रहते हैं और उनके खच्चर के झुंड बगीचों में भ्रमण करते रहते हैं,
पर वे गेंदे के पौधों को नहीं चरते हैं। फिर बच्चा कहता है, गेंदे के एक फूल में कितने फूल होते हैं पापा? यह बच्चा का अपने पापा से पहला प्रश्न है। वो पूछता है कि गेंदे के एक फूल में कितने फूल विन्यासित होते हैं। फिर वह पुनः प्रश्न करता है, तिब्बत में बरसात जब होती है तब हम किस मौसम में होते हैं? वो कहता है, तिब्बत में जब बरसात होती है तब हम किस मौसम में रहते हैं? यहाँ पे तिब्बत की बरसात और यहाँ के मौसम के बीच तारतम्यता की खोज दरअसल तिब्बत की खोज है। बच्चा उस देश को समझना चाहता है जिसे उसने देखा नहीं है, लेकिन वह उसका देश है। वह बच्चा जहाँ है वहीं तिब्बत के मौसम को अनुभूत कर लेना चाहता है, बारिश की गंध को अपने नथनों में भर लेना चाहता है जो उसके अपने देश में होती होगी, और वो इस देश में उस अनुभव को पूरी शिद्दत से महसूस करना चाहता है। बच्चा पुनः पूछता है, तिब्बत में जब 3 बजते हैं तब हम किस समय में होते हैं? बच्चे की यहाँ पे प्रश्नातुरता बढ़ती जाती है। वह पूछता है, तिब्बत में जब 3 बजते हैं तब हम किस समय में होते हैं? वस्तुतः वह उस समय को जीना चाहता है जिसमें तिब्बत होता है। यहाँ कवि ने मौसम एवं समय के माध्यम से हर उस तिब्बती की खोज को प्रकट किया है जो निर्वासन का दर्द झेलते हुए भटक रहे हैं। बच्चा पुनः प्रश्न करता है, तिब्बत में गेंदे के फूल होते हैं क्या पापा? वो कहता है। बच्चा पुनः शरणार्थी जीवन की पीड़ा को व्यक्त करते हुए गेंदे के फूल को देखकर पूछ बैठता है, तिब्बत में गेंदे के फूल होते हैं क्या पापा? यहाँ पे जो गेंदे का फूल है, जो उसका पीला वर्ण है, पीत वर्ण है, वह एक तरीके से जीवन की ऊर्जा और रोग की पांडुरता दोनों का बोधक है। यानी वो दिखा रहा है कि किस तरह लामा लोग जीवन की ऊर्जा से भरे हुए हैं और अपने देश की निर्वासन की पीड़ा को झेलते हुए उसको वो महसूस करते हुए किस तरह जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पे जो तिब्बत वासियों को अनुभूत होता है वो पूरी शिद्दत से प्रकट हुआ है। बच्चा पुनः प्रश्न करता है, लामा शंख बजाते हैं पापा? बच्चा कहता है, क्या लामा शंख बजाते हैं? यहाँ पे शंख एक भारतीय प्रतीक है। आप सभी जानते हैं शंख समुद्र में मिलता है जबकि तिब्बत में पठार है। यहाँ बच्चा उस भारतीय परंपरा से परिचित है, वो उससे पूरी तरीके से उसे उसका ज्ञान है और वह बौद्ध जीवन के प्रति यह प्रश्न करके वो बता रहा है कि हमारे देश का और उस तिब्बत के देश का जो सांस्कृतिक सेतु है वो कितना मजबूत है। अर्थात वह यहाँ पर दोनों देशों के मध्य जो पारस्परिक सौहार्दता है उसको प्रकट कर, जो पारस्परिक प्रेम है, जो विश्व बंधुत्व की भावना भारत को दूसरे देशों के साथ जोड़ती है, उसको यहाँ पर पूरी शिद्दत से प्रकट किया गया है। वह पुनः प्रश्न करता है, पापा लामाओं को कंबल ओढ़कर अंधेरे में तेज तेज चलते हुए देखा है कभी? वह कहता है कि लामा लोग को कंबल ओढ़कर अंधेरे में तेज तेज चलते हुए देखा है पापा आपने? यहाँ प्रश्न गहराता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि कंबल ओढ़कर अंधेरे में तेज तेज चलने की आवश्यकता क्यों है? यानी कि अपने देश में निर्वासित होकर हम किसी अन्य देश में रह रहे हैं तो वहाँ भी हमें अपनी पहचान को छिपाना पड़ रहा है। यह कितना हृदय स्पर्शी, हृदय द्रावक है कि एक व्यक्ति अपनी पहचान, अपने अस्तित्व को छिपाते हुए जीवन यापन करने के लिए विवश है। निर्वासित जीवन में मृत्यु को सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। कब वो बच्चा आगे कहता है, जब लोग मर जाते हैं तब उनकी कब्रों के चारों ओर सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं लामा। वे मंत्र नहीं पढ़ते, वे फुसफुसाते हैं। यहाँ पे कहने का भाव यह है कि अगर कोई व्यक्ति निर्वासित जीवन जी रहा है तो उस जीवन में अपनी मृत्यु को सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बचे हुए लोग हैं उन पर भी अस्तित्व का खतरा मंडरा सकता है, उनके ऊपर भी संकट आ सकता है। इसलिए अपनी पहचान कायम रखने के युद्ध में किसी अपने का जाना स्वयं तिब्बत के किसी टुकड़े का जाना है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपना गया है तो तिब्बत का वह टुकड़ा अपने से बिछुड़ गया है। इसलिए वे किसी के मरने पर उसकी कब्र के चारों ओर सिर झुकाकर कवि के शब्दों में तिब्बत तिब्बत फुसफुसाते हैं।
क्या कहते हुए फुसफुसाते हैं, तिब्बत 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 तिब्बत, और रोते रहते हैं रात रात भर। और ऐसा लगता है कि उनका फुसफुसाना इस भांति है जैसे कि वे रात रात भर रोते रहते हैं अपने देश के लिए, उस समय के लिए जिसमें उन्हें जीवन जीना था। पूरी ईमानदारी से वो अपनी वेदना को प्रकट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अंत में बच्चा फिर प्रश्न करता है, वो कहता है, क्या लामा हमारी तरह ही रोते हैं पापा? वो पूछ रहा है, क्या लामा हमारी तरह रोते हैं पापा? यहाँ पे बच्चा और लामा एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। बच्चे की जो रुलाई है वो लामा की रुलाई में परिवर्तित हो जाती है। लामा रोते नहीं हैं, वे कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन उनका तिब्बत तिब्बत फुसफुसाना ही उनके आँखों की नमी को व्यंजित करता है। क्योंकि अपने देश अपने समय से उखड़कर कहीं अन्य स्थापित होना आसान नहीं है, क्योंकि जब जब ऐसा हुआ है उसमें जीवन की जो सुगंध, जो तरंग है वो नष्ट होती जाती है। और इसके लिए अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र से निर्वासित हुआ है और कहीं अन्य रहने के लिए विवश है, तो इसके लिए उसके जीवन की पूरी साध लग जाती है। इस प्रकार यह कविता राजनैतिक विषय पर लिखी हुई, राजनैतिक ढंग से प्रकट होती हुई कविता है। यह कविता हमारे समय की वास्तविकता का चित्रण करती है, वो भी पूरी ईमानदारी से। कविता के अंत में तिब्बत का बार बार दोहराना मंत्र जैसा प्रभाव उत्पन्न करता है। कविता की भाषा सहज और सरल है। इस प्रकार यह कविता कवि की सामाजिक प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। यानी उदय प्रकाश अपनी सामाजिक स्थितियों और उन सभी घटनाओं से जुड़े हुए हैं जो अपने आसपास घटित होता है। ज्योतिष जोशी के शब्दों में कहा जा सकता है, चीन के बढ़ते अत्याचार के कदमों तले तिब्बत की जनता के संघर्ष और उनके सहिष्णु प्रतिरोध को आज तक जितनी कुशलता एवं आत्मीयता के साथ किसी ने भी व्यक्त नहीं किया है। यानी उदय प्रकाश ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने तिब्बत की जनता के संघर्ष को इतनी आत्मीयता से प्रकट किया है। यह कविता उसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यदि आपको यह विवेचन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।